Everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ये मैं वीडियो चालू करने से पहले बता रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ। ओके, और हम लोग का जो गवर्नमेंट कॉलेज लेने का जो एम है उसको पूरा कर सकूँ, ठीक है। आज का टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण। जो स्वर वर्ण को नहीं देखे हैं वो पहले स्वर वर्ण को देख लीजिए, ताकि उसका जो उच्चारण का हम लोग का था आधार, उसको मैंने उसमें बताया हुआ है, तो वो क्लियर हो जाएगा, तभी ये वाला समझ में आएगा। ओके, तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में तो जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि ये कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। तो वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें कि 11 स्वर वर्ण होता है, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर अक्षत रौ ज्ञ और स्रव होता है, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐड करके टोटल हो जाता है 52 वर्ण, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग व्यंजन। तो व्यंजन जैसे कि स्वर वर्ण में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो बिना स्वरों, यहाँ व्यंजन वर्ण में क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण में क्या पढ़ा था कि वैसा वर्ण जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है ना, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं कि व्यंजन वर्ण को कैसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। अब जैसे आप लोग मेरे साथ प्रोनाउंस करो, क अ, पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ख अ, है ना। अब कोई भी आप व्यंजन बोलोगे ना तो उसमें स्वर वर्ण अ जो होता है वो हमेशा मिला हुआ रहता है, ठीक है। परंपरागत रूप से इसकी संख्या लेखन के तौर पे 33 होती है, 33 होती है, ठीक है। और द्विगुण में आ जाते हैं 2, जो कि बड़ी रो और छोटी रो हो गई, और टोटल मिलके हो जाते हैं ये 35, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण लेखन के आधार पे 33 होते हैं, और संयुक्त जब हम लोग पूरा मिला लेते हैं, द्विगुण व्यंजन को भी मिला लेते हैं, तो टोटल 35 हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। क्या है व्यंजन का वर्गीकरण? तो व्यंजन को 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, तीसरा है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर ये 3 प्रकार के क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है, जो कि इसमें 25 वर्ण होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न को देखेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अब हम लोग इसमें। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन? तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जिन वर्ण का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के स्थान विशेष को स्पर्श करती है, स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। स्थान विशेष का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे दंत से हो गया, कोई तालु से निकल रहा है, कोई कंठ से निकल रहा है ना। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थान विशेष बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि उच्चारण स्थान के आधार पर देखो, स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कवर्ग में क ख ग घ अंग हुआ, तो ये कहाँ से हम लोग बोलते हैं, कंठ से। चवर्ग में क्या है, चवर्ग जो है वो हम कहाँ से बोलते हैं, तालु से। और जितने भी चवर्ग होते हैं वो स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। चवर्ग वाले जितने पार्ट होते हैं ना, च छ ज झ इं, ये सारे स्पर्शी संघर्षी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। टवर्ग को कहाँ से हम लोग बोलते हैं, तो मूर्धन्य से बोलते हैं, तवर्ग को दंत से बोलते हैं, और पवर्ग को ओष्ठ से बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। स्पर्श व्यंजन क्या है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो फेफड़ों से निकलकर मुंह के उच्चारण विशेष स्थान से स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। और ये टोटल कितने होते हैं, 25। देखो, कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5, और ये पवर्ग में, ये 5 में 5 होते हैं इसमें वर्ण।
तो हो गया 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 वर्ण हो गए स्पर्श व्यंजन के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है तो पहले इसको समझ लेते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं किसको, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजन के बीच स्थित होता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि ये स्वर और व्यंजन के बीच में कैसे आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो य, आप य बोलो, य बोलो, देखो तालव्य से तालु को बता रहा है। ठीक है, तालु से हम लोग बोल रहे हैं ना तालव्य। और र बोलो, वतस्य से बोल रहे हैं, यानी वतस्य मतलब दंत मूल और मसूरा दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। ठीक है, ल बोलो दंत मूल से बोल रहे हैं, व बोलो दंत और निचला ओष्ठ से बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला ये जैसे अब ठीक है, तो य र ल व ये क्या है इसको, ये जो 4 वर्ण हैं इनको हम लोग बोलते हैं सघोष अल्प प्राण। ठीक है, सघोष, अब ये सघोष और अल्प प्राण क्या है उसको आगे पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि य र ल व को ही सघोष अल्प प्राण क्यों कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड क्या है इसमें, ऊष्म या संघर्षी। उसमें यह संघर्षी व्यंजन वर्ण क्या होता है तो पहले इसको समझ लेते हैं, पहचानेंगे कैसे इसको, इसका ये क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगर खाकर निकले और गर्मी पैदा करे, ठीक है, वो क्या होता है, ऊष्म और संघर्षी। देखो इसके नाम से ही समझ में आता है ऊष्म और संघर्षी। संघर्षी मतलब जब जो हम लोग वर्ण को बोलेंगे तो क्या होगा, वो घर्षण पैदा करेगा। ठीक है, घर्षण मतलब रगड़ होगा। जैसे यहाँ बोलो श, तो श बोल रहे हैं तो क्या है, हम लोगों का जो तालु है वो उससे हो रहा है। ठीक है, अब जैसे स बोलो तो स दंत स बोलते हैं हम लोग, तो क्या दंत मूल में घर्षण होता है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ऊष्म या संघर्षी वर्ण में आता है। तो ये टोटल 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। तो तालव्य श का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु। ठीक है, जैसे ये वाला जो श है वो कहाँ से बोलेंगे, तालु से बोलेंगे। श, मेरे साथ उच्चारण करो, श, है ना। अब जैसे मूर्धन्य स है तो ये स को हम लोग कहाँ से बोलते हैं, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स है ना। तो ये पिछला मतलब हम लोग का जो मुंह का ऊपरी पार्ट होता है, तालु वाला पार्ट होता है, उसका पिछला हिस्सा से जब हम लोग बोलते हैं श वो होता है मूर्धन्य स। ठीक है, और दंत स क्या होता है, तो दंत स हम लोग दांत को मिलाकर बोलते हैं तो इसलिए उसको दंत स बोला जाता है। ठीक है, और ह जो है वो क्या है, स्वर यंत्रिका से बोला जाता है, इसलिए स्वर यंत्र में। ठीक है, अब इसको भी देखो, ये जो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स है इसको अघोष महाप्राण कहते हैं, और ह जो है वो सघोष महाप्राण कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि महाप्राण और सघोष क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या है, व्यंजन का पहला पार्ट है, उच्चारण के स्थान पर 3 पार्ट होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो जिसमें हवा जो है वो मुंह से निकलते समय फेफड़ों से निकलकर मुंह के उच्चारण स्थान के विशेष में स्पर्श करती है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग। ठीक है, अंतःस्थ क्या है, तो अंतःस्थ उनको बोलते हैं जो जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, जैसे य, र, ल, व। ठीक है, ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या है, तो जिनका उच्चारण करते समय रगड़ या घर्षण पैदा हो, गर्मी पैदा हो, तो उसे ऊष्म और संघर्षी कहते हैं, जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अभियंतर प्रयत्न के आधार पर। तो ये क्या है, अभियंतर प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, ये 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे, तो जब व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो मुख के द्वार के भीतर होने वाली क्रिया को अभियंतर प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, जब हम लोग कोई भी चीज़ उच्चारण कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग का क्या है कि जो जीवा है वो क्या कभी तालु में टच होती है या फिर कभी दंत में टच होती है ना, तो मुंह में जो क्रिया चल रही होती है उसी को हम लोग अभियंतर प्रयत्न के आधार पर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो अभियंतर प्रयत्न के आधार पे हैं ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन जिसमें 16 व्यंजन होते हैं, और दूसरा है संघर्षी व्यंजन जिसमें 4 व्यंजन होते हैं, जैसे तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह। स्पर्श संघर्षी जिसमें 4 होते हैं, जैसे च, छ, ज, झ।
ठीक है। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जिसमें 2 होते हैं, छोटी रो और बड़ी रो, ठीक है। ये मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है। मूर्धन्य क्या होता है? जब जीवा मुर्दा को स्पर्श कर सटके, मूर्धन्य कहते किसको है? तो जब जीवा मूर्धा को स्पर्श कर झटके से नीचे आए तो उसको मूर्धन्य कहा जाता है, ठीक है। अनुनासिका में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ का पूरा जो वो लास्ट वर्ण होता है ना, अंग, इ, मूर्धन्य, न और म, तो ये नासिका क्योंकि नाक की सहायता से बोली जाती है। प्रोनाउंस करो तो अपने आप समझ में आ जाए कि हाँ ये जो वर्ण है जैसे अंग, य, मूर्धन्य, न, म, ये क्या है? हम लोग नाक की सहायता से बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको अनुनासिका व्यंजन में ये आता है, ठीक है। अर्ध स्वर क्या होता है? जो ऐसा वर्ण जो कि आधा स्वर और आधा व्यंजन की तरह काम करता है, ठीक है, तो उसको अर्ध स्वर कहा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन में पढ़ा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, जैसे य और वो, ये 2 ही होता है, ठीक है। मतलब कभी स्वर ध्वनि कभी व्यंजन ध्वनि का ये काम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लुंठित। लुंठित एक ही होता है जो र। लुंठित इसको क्यों कहा जाता है? जो लुढ़क कर हम लोग बोलते हैं ना, तालू से लुढ़क कर बोला जाता है, उसको हम लोग लुंठित कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक ही वर्ण आता है र, ठीक है। अब है नेक्स्ट है पार्श्वक। पार्श्वक में एक ही आते हैं जो कि होता है ल। ल क्या है? तो ल पार्श्वक किसको कहेंगे? जो हम लोग जीभ पर बल लगा कर कहते हैं उसको पार्श्वक कहते हैं, और ऐसा एक ही व्यंजन है ल, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। अभियंतर प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, उत्क्षेप्त, अनुनासिका, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16 व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे क ख ग घ, य नहीं, क ख ग घ ऐसे करके, ठीक है। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4, मूर्धन स, दंत स, ह और तालव्य श, ठीक है। और स्पर्शी संघर्षी में 4 आते हैं, च, छ, ज, झ, ठीक है। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2 होते हैं, बड़ी र और छोटी र। उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको मूर्धन्य से कहा जाता है। मूर्धन्य मतलब जब मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आए तो उसको मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। अनुनासिका में टोटल 5 होते हैं क्योंकि इसको नाक की सहायता से बोला जाता है, जैसे इ, ठीक है, अंग, मूर्धन्य, न और म, ठीक है। अर्धस्वर क्या होता है? जिसको हम लोग कभी स्वर में और कभी व्यंजन के तौर पे उच्चारण करते हैं, ठीक है, जैसे य और वो। लुंठित क्या होता है? जब तालु को लुढ़क कर स्पर्श करे तो उसको लुंठित कहते हैं। इसमें एक ही आता है र। और लास्ट है पार्श्विक। इसमें एक ही आता है ल। पार्श्विक किसको कहते हैं? जब जीभ पर बल लगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 3rd नंबर पे। 3rd वाला क्या है? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये 2 पार्ट में होते हैं, जो कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर या हवा की मात्रा के आधार पर, ठीक है। स्वर तंत्रिका में जो कंपन होता है, यानी कि हम लोग का जो कंठ में जब हम लोग कोई भी वर्ण को उच्चारण कर रहे होते हैं तो हम लोग के जो कंठ में कंपन होता है ना, ये उसके आधार पर है, और एक हवा की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो जब स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर होता है तो ये 2 पार्ट में होते हैं, एक घोष सघोष, ठीक है, और दूसरा है अघोष, ठीक है। घोष सघोष क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। घोष और सघोष क्या है? तो घोष सघोष पहचानेंगे कैसे? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, ठीक है, स्वर तंत्रिका में कंपन हो, यानी कि इसमें जो होता है ना गूंज अधिक होती है। जब हम लोग कोई भी इसका बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं ना, तो क्या होता है? गूंज अधिक होती है, यानी कि हर वर्ग का 3rd, 4th और 5th ये अंतस्था व्यंजन में अंतस्था व्यंजन, जैसे अब मेरे साथ बोलो 3rd, 4th और 5th वाला, जैसे क ख नहीं, ग बोलो, ग, तो ये क्या हो रहा है? गूंज ज़्यादा हो रहा है ना, ग, घ, अंग, है ना, तो ये किस में आ जाएगा? घोष और सघोष में। और अंतस्थ के सारे व्यंजन जो य, र, ल, व और साथ में ह भी, ये किस में आ जाता है? घोष और सघोष में, ठीक है। तो सभी स्वर वर्ण सघोष होते हैं, जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो कितने क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब देखो, अब इसके बताते हैं कि सघोष और घोष के टोटल संख्या कितनी होती है। तो कुल वर्ग कितने होते हैं? 5, जैसे क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, है ना, तो ये टोटल 5 होते हैं, और पाँचों में सिर्फ 3 ही अक्षर आपको लेना है, 3rd, 4th और 5th वाला।
तो 5 3 हो गया ये 15, हर वर्ग का 3 वर्ण हो गया, ये टोटल हो गया 15। 4 हो गए अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण मतलब य र ल व, और एक हो गया ऊष्म व्यंजन जो कि हो गया ह, ठीक है। और ये मिला के टोटल हो गए 20, ठीक है। ये 20 क्या है, तो ये टोटल व्यंजन की संख्या। अब पूरे वर्णमाला में यदि पूछेगा तो देखो, अब मैंने ऊपर लिखा ना, सभी स्वर भी सघोष होते हैं, है ना। तो व्यंजन तो 20 हो गए और स्वर कितने हो गए 11, तो टोटल हो गया 31। यानी कि सघोष कितने टोटल पूरे वर्णमाला में अगर पूछेगा तो वो टोटल 31 होते हैं, और अगर सिर्फ व्यंजन का पूछेगा तो वो टोटल 20 होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग अघोष में। किस में आ जाते हैं, अघोष। ये था घोष और सघोष, और थर्ड है अघोष, ठीक है। तो अघोष को कैसे पहचानेंगे, इसमें जो स्वर तंत्रिकाओं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो, बहुत कम मात्रा में हो, जैसे क, ख, है ना, फर्स्ट और सेकंड वाला, हर वर्ग का फर्स्ट और सेकंड, जैसे क, ख, च, छ, है ना, ट, ठ, जैसे प, फ। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और जितने भी ये वाले फर्स्ट और सेकंड वाले व्यंजन और ऊष्म वाले, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि कुल इसकी संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ भी फिर उसी तरह है, व्यंजन अलग होगा और पूरे वर्णमाला में अलग अगर पूछेगा तो वो अलग होगा, ठीक है। तो कुल वर्ग हो गए 5, और हर वर्ग का फर्स्ट और सेकंड यानी कि 2 वर्ण हो गया, तो 5 2 हो गया इधर 10। और ऊष्म व्यंजन क्या क्या होता है, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर और दंत स्वर, यहाँ हो गया 3। टोटल अघोष की संख्या व्यंजन वर्ण में हो गई 13, ठीक है। लेकिन यदि पूरे वर्णमाला में पूछेगा तो सघोष और अघोष का कितना हो जाएगा, देखो सघोष तो हो गया टोटल 31 और अघोष हो गया 13, तो मूल हिंदी वर्ण कितने हो गए 44, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो घोष और सघोष क्या है, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं का कंपन हो और अधिक हो गूंज, जो कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ और अंतःस्थ व्यंजन और ह को ऐड करके मिलता है, ठीक है। और ये टोटल होते हैं 20, और पूरे वर्णमाला में पूछेगा तो वो टोटल होते हैं 31, ठीक है। 20 हो गए व्यंजन और 11 हो गया स्वर वर्ण, तो टोटल 31 वर्ण हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं अघोष, जिसमें कंपन जो है वो बहुत कम होता है, जैसे फर्स्ट और सेकेंड वाला व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो टोटल कितने हो गए, 5 वर्ग के 2 वर्ण हो गए, तो ये टोटल हो गया 10, और ऊष्म का हो गया 3, तो हो गया 13, ठीक है। और टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण हो गए 44, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर देखो, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्राण यानी कि श्वास के आधार पर। यहाँ प्राण का मतलब श्वास से लिया जा रहा है, ठीक है, श्वास या हवा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पीछे बताया ना मैंने कि अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, ये वही है। अल्प प्राण और महाप्राण 2 होते हैं, जो कि प्राणत्व के आधार के 2 मुख्य अंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसको अल्प प्राण पढ़ लेते हैं अब हम लोग। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण किसको कहते हैं, तो जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग कोई भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं या उसको प्रोनाउंस करते हैं और मुंह से कम हवा निकले, जैसे कि कौन कौन सा वर्ड होगा वो, तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाले अंतःस्थ व्यंजन भी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मतलब जैसे क वर्ग का क हो गया, च वर्ग का च हो गया, ट वर्ग का ट हो गया, तो इन सबको बोलने में क्या है, मुख से कम हवा निकलती है, ठीक है। और थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, जैसे क वर्ग में क, ग और अंग, है ना, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, अल्प प्राण के हो गए, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन भी, अंतःस्थ व्यंजन में क्या क्या आ जाता है, तो य र ल व, ठीक है। तो टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 वर्ग का 3 अक्षर हो गया, तो हो गया 15, और अंतःस्थ व्यंजन हो गए 4, तो टोटल हो गए 19। तो अल्प प्राण व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 19, ठीक है। और सभी स्वर वर्ग अल्प प्राण होते हैं, जितने भी स्वर के होते हैं वो अक्षर सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो टोटल यदि वर्णमाला में पूछेगा कि टोटल अल्प प्राण कितने होते हैं पूरे वर्णमाला में, तो 19 हो गया व्यंजन और 11 हो गया स्वर वर्ण,
तो टोटल हो गए 30 अल्प प्राण। ठीक है, अब आते हैं महाप्राण में। महाप्राण कहते किसको हैं, कैसे समझेंगे कि वो कौन सा महाप्राण है। तो जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, ठीक है, मुख से ज़्यादा हवा निकलती है, जिन व्यंजन के उच्चारण में ह की ध्वनि आए, ह जैसे सेकंड और फोर्थ वर्ण, जैसे ख है ना, घ, ठीक है, तो इसी तरह छ और झ, और उष्म व्यंजन जैसे तालव्य श, मूर्धन श, दंत स और ह। ठीक है, तो कुल 5 वर्ग के 2-2 अक्षरों के 10 हो गए और 4 हो गया उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन, और टोटल हो गए 14। ये अल्प महाप्राण की टोटल व्यंजन है 14। ठीक है, कुल अल्प प्राण की संख्या है 14। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को मिलाकर कुल वर्णमाला में कितने अल्प हैं वो वर्णमाला में अल्प प्राण या और महाप्राण को मिला दे तो कितने हो जाते हैं। देखो, तो पहले मैंने बताया कि अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी होती है पूरे वर्णमाला में 30, और महाप्राण की टोटल संख्या कितनी होती है 14, तो ऐड करके हो गया 44। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया हो और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो प्रैक्टिस सेक्शन है वो मैं आप लोग को शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट्स को देखना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे चैनल को जो अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर लो। बाय, टेक केयर।